नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 9 मई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? 6 मई, 7 मई, 8 मई और 5 मई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 8 मई को। 8 मई को अभी विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। अगर पूछा जाए कि इस साल की थीम क्या थी, तो इस साल की थीम थी अनस्टॉपेबल। क्या थी? अनस्टॉपेबल। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1800 1863 में। कब हुई थी? 1863 में। ठीक है। अगर पूछा जाए कि यह किस लिए मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है, यह दिन हेनरी डुनेंट, कौन? हेनरी डुनेंट, जो कि इस संस्था के संस्थापक थे। किसके? रेड क्रॉस के संस्थापक थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 को। ठीक है। तो इन्हीं की याद में 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये क्या थे? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक थे। और इन्हीं को ही शांति का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको? किसको प्राप्त हुआ था? हेनरी डुनेंट को। ठीक है। अब बात अगर आईसीआरसी की हो रही है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है इसके पीटर मोरर। कौन है? पीटर मोरर। अगर पूछा जाए कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। तो ये भी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? ऑप्शन है इसके 3 मई, 4 मई, 6 मई और 8 मई। तो यह भी किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। और यह विकार किससे संबंधित है? तो यह ब्लड से संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ फैक्ट। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे तो कब मनाया गया? 8 मई को। अगर पूछा जाए कि यह किस लिए मनाया जाता है, तो यह दिन थैलेसीमिया, किसके? थैलेसीमिया रोग की रोकथाम को कम करने के उपायों और ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो थीम है आपकी एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। ठीक है। अब बात अगर थैलेसीमिया की हो रही, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो थैलेसीमिया विरासत में मिला रक्त विकार है। किस में मिला? विरासत में। अब विरासत की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये जेनेटिक है। कैसी है? जेनेटिक है। जिसकी विशेषता क्या है? जिसकी विशेषता कम हीमोग्लोबिन और सामान्य रक्त कोशिकाओं की तुलना में कम है। अगर देखा जाए तो थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों में बीमारी के वाहक के रूप में माता पिता में से कम एक को होता है। यानी कि यह बीमारी कैसी है? जेनेटिक है। यानी कि अगर माता या पिता में से किसी को थैलेसीमिया है, तो उसके बच्चों में थैलेसीमिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। पद्मश्री से सम्मानित वनराज भाटिया का निधन हो गया, वह संबंधित है। ऑप्शन है अभिनेता, संगीतकार, लेखक, वैज्ञानिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यह एक संगीतकार थे। वनराज भाटिया क्या थे? एक संगीतकार थे। और क्या है इसके बारे में? तो और इन्होंने क्या हुआ? ये पद्मश्री विजेता भी थे। क्या थे? पद्मश्री विजेता। अब पूछ दिया गया कि पद्मश्री विजेता वनराज भाटिया का निधन हुआ, वह किससे संबंधित थे? तो वह किससे संबंधित थे? संगीतकार थे वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने किस बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है? तो इसके ऑप्शन है एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई ने आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। अब देखते हैं इसके पीछे क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पिछले साल डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड डीबीआईएल के साथ
विलय के बाद आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से लक्ष्मी विलास बैंक को बाहर कर दिया था। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, या शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के रूप में जाना जाता है। अब बात लक्ष्मी विलास बैंक की हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है। और पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल ने किस देश में आयोजित होने वाली G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया है? किसने? प्रहलाद सिंह पटेल ने। ठीक है। किसमें हिस्सा लिया है? G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में। चलिए ऑप्शन है इसके इटली, ब्राजील, जापान और रूस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इटली। कहाँ हिस्सा लिया है? इटली। अब पूछा जाए कि G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री, तो प्रहलाद सिंह है क्या? केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। 4 मई, कब इस आयोजन कब हुआ इसका? 4 मई 2021 को इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। ठीक है। कहाँ पे भाग लिया? 4 मई 2021 को इटली में G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस संवाद का उद्देश्य पर्यटन व्यवसाय, नौकरियों की रक्षा करने और नीतिगत दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए यात्रा और पर्यटन की स्थायी और लचीला रिकवरी का समर्थन करने के लिए पहल करना था। इसका यह मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की? तो ऑप्शन है असम, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा सरकार ने पत्रकारों के लिए, यह योजना है किसके लिए? अब देखा जाए तो यह योजना है पत्रकारों के लिए। किसके लिए है? पत्रकारों के लिए। कौन सी योजना? गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या है? स्वास्थ्य बीमा योजना। अब देखा जाए तो ओडिशा ने पत्रकारों को सीमावर्ती कोविड योद्धा घोषित किया है। यह राज्य 6500 से अधिक पत्रकारों को बेनेट करेगा। गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो जो ओडिशा सरकार है उसने गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना किसके लिए घोषित की है? पत्रकारों के लिए। और इसमें कितने पत्रकारों को लगभग कवर अप किया जाएगा? तो 6500 से अधिक पत्रकारों को इसमें कवर अप किया जाएगा। ठीक है। और कितने का बीमा होगा? 2 लाख रुपए का बीमा होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इसमें क्या है कि इस योजना के तहत ड्यूटी करते समय कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब बात उड़ीसा की हो रही, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खुला है? तो ऑप्शन है चीन, नंबर 2 पुर्तगाल, अमेरिका और भारत। तो इसका सबसे सही जवाब क्या होगा? पुर्तगाल। तो किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खुला है? तो पुर्तगाल में खुला है। अब देखते हैं इसका फैक्ट क्या है। यूनेस्को की ओरोका वर्ल्ड जियो पार्क की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज ओरोका, किसमें? ओरोका, पुर्तगाल में खोला गया है। तो हमें याद रखना है कि अब पूछ दिया जाए कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है, तो कहाँ है? ओरोका, पुर्तगाल में है। ओरोका ब्रिज अपने स्पेन में आधा किलोमीटर, लगभग 1700 फीट फुट की पैदल दूरी पर है, जिसके साथ केबल से निलंबित एक मेटल वॉकवे भी है। लगभग 175 मीटर नीचे एक झरने से पाइवा नदी बहती है। ठीक है। तो यह किस नदी पे बनाया गया है? तो वह पाइवा नदी पे बनाया गया है। ये भी हमें याद रखना है। आगे देखते हैं क्या है। पुल वी आकार के कंक्रीट टावरों के बीच फंसे स्टील केबल्स पर लटका हुआ है। पाइवा नदी के किनारों को जोड़ता है।
रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस पुल को बनाने के लिए कई साल लग गए हैं। इसे पुर्तगाली स्टूडियो इटकॉन्स ने डिजाइन किया। किसने डिजाइन किया है? इटकॉन्स ने डिजाइन किया। और इसका निर्माण कॉन्ट्रिल द्वारा किया गया है। और इसकी लगभग लागत कितनी है? 2.8 मिलियन है। बात अगर पुर्तगाल की हो रही है तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। कौन है? मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। पुर्तगाल की राजधानी तो राजधानी है लिस्बन। पूछा जाए कि मुद्रा, तो इसकी मुद्रा है यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस एंड पी ने फाइनेंशियल ईयर 2020 ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो इसने पहले एक अनुमान लगाया था और उसी को इसने क्या किया है, अब कम किया है। तो इसके ऑप्शन है 9.6%, 9.7%, 9.8% और 9.5%। तो इसका कितना अनुमान लगाया है एस एंड पी ने? 9.8%, जो कि पहले कितना था? पहले यह 11% था लगभग। चलिए देखते हैं कि अमेरिका स्थित, अगर पूछा जाए एस एंड पी कहाँ की कंपनी रेटिंग एजेंसी है या कंपनी है, तो यह अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो क्या किया है इसने? अमेरिका स्थित एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 या फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर को घटाकर 9.8% कर दिया है। अमेरिका स्थित रेटिंग एजेंसी ने मार्च में अर्थव्यवस्था को तेजी से पुनः खोलने और राजकोषीय प्रोत्साहनों के कारण वित्त वर्ष अप्रैल 2021 मार्च 22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 11% लगाया था। तो यह पहले कितने प्रतिशत था? 11% था, जो कि अब घटा के कितना कर दिया गया है? 9.8%। 9.8% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा डोज की बात करते हैं। किसकी? एक एक्स्ट्रा डोज की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है? प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना। प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी है, इसीलिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए क्या है इसमें, ये कहाँ की हैं? पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की हैं। कहाँ की हैं? महाराष्ट्र सतारा की हैं प्रियंका मोहिते। ठीक है, विश्व की 10वीं सबसे ऊंची, या विश्व की कितनी 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल की है। ठीक है, जो उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली भारतीय बन गई हैं। कौन सी हैं? पहली भारतीय बन गई हैं, वो भी महिला भारतीय। ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक है। अगर पूछ दिया जाए कि माउंट अन्नपूर्णा है कहाँ पे, तो यह नेपाल में है। और क्या है इसमें? जिसमें इसकी ऊंचाई क्या है? जिसमें 8,000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है। ठीक है, और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। अगर पूछा जाए कि अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है, तो यह नेपाल में है। अगर पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है इसकी 8,000 मीटर। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा डोज में एक दूसरा क्वेश्चन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया नैनो स्नीफर। किसने लॉन्च किया है? पहले तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया नैनो स्फीयर। तो अब पूछा जाए कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल। ठीक है, अब क्या है, आगे देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला, याद रखना, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस ईटीडी लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? रमेश पोखरियाल ने। और यह दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर है। ठीक है, तो यह है क्या? विस्फोटक डिटेक्टर है, जो कि बहुत ही क्या, माइक्रो सेंसर पर आधारित है। ठीक है, जिसे नैनो स्नीफर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? नैनो स्नीफर नाम दिया गया है। नैनो स्नीफर कहा गया है। अब पूछा जाए कि ईटीडी को नैनो स्नीफर टेक्नोलॉजी एक आईआईटी किसने बनाया है? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे इनक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा विकसित किया है। और इसका विपणन पूर्व आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप क्रिटिकल सॉल्यूशन के स्पिन ऑफ विहन टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। विहन टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट हमें याद रखने हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल तो इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।